हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासवादी प्रक्रिया। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक एडमंड बर्क है। बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर प्रहार करते हुए यह तर्क दिया है कि सभ्य समाज के आविर्भाव से पहले जिन अधिकारों के अस्तित्व की कल्पना की जाती है उन्हें सभ्य समाज में लागू करना एक भूल है। अगला प्रश्न है, किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा का अधिकार। राजा के अधिकार का वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा कि नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का है। उनका तर्क है कि निजी संपत्ति राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। इस क्रम को बनाए रखना मानव सुख के लिए आवश्यक है। अपनी खुशी की तलाश करना मनुष्य का नैतिक धर्म है, इसीलिए उसे राज्य के अन्य कानूनों के साथ साथ संपत्ति के कानूनों को भी नैतिक और कानूनी रूप से अपने लिए बाध्यकारी मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित हैं। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। तीसरा है, न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव। नकारात्मक समानता की अवधारणा मूलतः यह है कि समानता का अर्थ विषमताओं की अनुपस्थिति है। इसमें विशेषाधिकारों का अभाव पाया जाता है। दूसरे शब्दों में सभी व्यक्तियों को औपचारिक रूप से समान अवसर दिया जाना ही नकारात्मक समानता है। यहाँ औपचारिक का अर्थ यह है कि नियमों के स्तर पर सभी को समानता दी जाती है, किंतु अवसरों की उपलब्धि के लिए सभी के पास पर्याप्त स्थितियाँ हैं या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जाता। नकारात्मक समानता जिस अवधारणा पर टिकी है वह है स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाजवाद। समाजवाद न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। समानता और न्याय एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। समानता का अर्थ होता है सभी मनुष्यों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसके विपरीत न्याय का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार मिलने वाला मूल्य और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर न्याय दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो कि परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेहरू समिति। नेहरू समिति ने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न की जा सके। वास्तव में नेहरू समिति में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान थे वे राष्ट्रमंडल विधेयक में शामिल अधिकारों की ही पुनरावृत्ति थी। इस रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत को भी रेखांकित किया था। अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। जॉन लॉक संपत्ति का श्रम सिद्धांत देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति ने अपने श्रम व योग्यता से जो संपत्ति बनाई है उस पर उसका पूरा अधिकार है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्शनिक राजा। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो दार्शनिक राजा की ओर अग्रसर था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय। सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स चार्ल्स द्वितीय की राजशाही को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। चार्ल्स द्वितीय हॉब्स का शिष्य था। 1660 में कॉमनवेल्थ की समाप्ति पर जब पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तो हॉब्स का शिष्य चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। हॉब्स के युग में इंग्लैंड में गृहयुद्ध के कारण अराजकता का माहौल था। सर्वोच्चता को लेकर राजा और संसद में संघर्ष छिड़ा हुआ था। इस अशांत वातावरण में हॉब्स के चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला। वह स्थायी शांति की स्थापना का मार्ग तलाश करना चाहता था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का समाजवाद एक वैज्ञानिक समाजवाद है, क्योंकि मार्क्स का समाजवाद, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, उसमें 3 मूलवर्ती श्रेणियां शामिल हैं: अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन। मार्क्स ने श्रम सिद्धांत के मूल के आधार पर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेजेस फेयर का सिद्धांत। लेजेस फेयर सिद्धांत की तुलना व्यक्तिवाद से की जाती है। लेजेस फेयर का यह विश्वास है कि सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होने पर
अर्थव्यवस्थाएं और व्यवसाय सर्वोत्तम कार्य करते हैं। यह फ्रेंच से आया है जिसका अर्थ है अकेला छोड़ना या करने की अनुमति देना। यह पूंजीवाद और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है। व्यक्तिवाद का मानना है कि मानव जीवन में राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम कार्य। व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं। उनके अनुसार राज्य के कार्य तथा कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, अतः राज्य के कार्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि थे। फ्रीमैन के शब्दों में सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी टॉकविले ने। फ्रांस के राजनीतिक दार्शनिक एलेक्सिस डी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका और द ओल्ड रेजिमे एंड द रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, साम्यवादी के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समाजवाद के बारे में सी.एम. जोड ने कहा है कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24वां संशोधन। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में 24वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ केस में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल.डी. व्हाइट ने। यह कथन एल.डी. व्हाइट का है कि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल विधानसभा में। राज्यों में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है कि यह एक धन विधेयक है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास सुरक्षित है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। उनके पास रिट, सिविल और आपराधिक मामलों और कानून द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामलों जैसे मामलों में मूल क्षेत्राधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गईं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 और 6। भाषा के आधार पर गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत के साथ। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं। आमतौर पर अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से चुने जाते हैं। इसमें उद्योग और व्यापार क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किनके बीच विवाद का विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे स्वीकार भी करता है, लेकिन चीन इसे मान्यता नहीं देता और न ही स्वीकार करता है। यह रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, जो ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविदा 26 अनुच्छेदों से बनी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु ऊर्जा की खोज से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन 1952 में आयोग को भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव का सहारा लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरियाई संकट 1950। शीत युद्ध के दौरान जब उत्तरी कोरिया द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद रोक पाने के अंदेशे और भय की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर महासभा में शांति स्थापना करने की दिशा में एक प्रयास शुरू किया गया, जिसका नाम शांति के लिए एकता प्रस्ताव है, ताकि किसी अस्थायी सदस्य के वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को निष्क्रिय या पंगु नहीं बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा का विचार, जैसा कि डायसी द्वारा वर्णित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कृतियां कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में लिखी गई थी। इसमें मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई। इसमें कामगारों का कोई देश नहीं होता का उल्लेख है। अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राज्य पूंजीपतियों का कार्य समिति है। दास कैपिटल 1867, 1885 और 1894 में लिखी गई। यह साम्यवादियों की बाइबिल है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, W.F. विलोबी। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा सुपरनेस से लिया गया है, जिसका अर्थ सर्वोच्च या सर्वोपरि है। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। W.F. विलोबी का कथन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। वुडरो विल्सन के अनुसार संप्रभुता कानूनों को बनाने और उन्हें प्रभावकारिता देने की दैनिक क्रियाशील शक्ति है। बोडीन के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और विषयों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो कानून द्वारा अनियंत्रित है। अगला प्रश्न है, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है या कानून संप्रभु की आज्ञा आदेश है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा में 3 तत्व निहित हैं: संप्रभुता, आदेश और शासित। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम ने। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थक था। बेंथम के अनुसार सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख न्याय है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। न्याय एक नैतिक और कानूनी धारणा है जो लोगों को इस तरह से कार्य करने से संदर्भित करती है जो सभी निष्पक्ष, समान और संतुलित हो। उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगला प्रश्न है, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज के नैतिक सिद्धांत। नैतिक कर्तव्य समाज के नैतिक सिद्धांत द्वारा लगाए जाते हैं। नैतिक कर्तव्यों का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना है। इन कर्तव्यों का पालन व्यक्ति स्वतः करता है। यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन न करे तो राज्य ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता और न ही दंडित कर सकता है। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। उदारवादी राज्य को लक्ष्य प्राप्त करने का साधन मानते हैं। उदारवादी व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते थे और इसीलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनके अनुसार राज्य के रूप में कानूनी अधिकार के बिना व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति लगातार खतरे में रहेगी। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रम द्वारा। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य श्रम के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात वस्तु या उत्पाद मूल्यवान बनाया जाता है श्रम द्वारा, न कि कच्चे माल, पूंजी व साहस से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति। व्यक्ति को एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है। रॉय ने नव मानववाद की संकल्पना दी। रॉय का नव मानववाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि का मानदंड मानता है। अगला प्रश्न है, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मानव एक भद्र वन्य प्राणी था। न अच्छा था न बुरा था, न झगड़ा या न सामूहिक जीवन, न भाषी था न कला न विज्ञान, न मनुष्य सुखी था न दुखी। यह भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था, आत्मा प्रेम और सहानुभूति। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।